नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 69,000, 12,460, 29,000 जूनियर शिक्षक भर्तियों में भी याचियों को लाभ देने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ रहा है। अनुदेशकों का जो मानदेय है ये भी 17,000 रुपये करने का आदेश आ ही चुका है, लेकिन इसी बीच 72,825 शिक्षक भर्ती के लिए जो 14,851 की लिस्ट जारी हुई है, तो इस पर कल यानी कि 6 फरवरी को बेसिक शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। और अब इसमें जो निर्णय लिए गए हैं, जो बातें निकल कर सामने आ रही है कि अगली सुनवाई जो कि 10 फरवरी को होनी है, और 10 फरवरी को सरकार एक रिज्वाइंडर दाखिल करने जा रही है। रिज्वाइंडर का मतलब ये होता है कि जो भी स्थितियां परिस्थितियां हैं उसकी व्याख्या करेगी सरकार कि इस भर्ती पर किस प्रकार से वो आगे बढ़ सकती है, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या असुविधाएं हैं, सारी बातें। ठीक है ना। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस हाई प्रोफाइल केस में 10 फरवरी 2026 को अगली सुनवाई निर्धारित है। इस दौरान सरकारी वकील और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी विभाग द्वारा तय किए गए निर्देशों को कोर्ट के समक्ष रखेंगे। कोर्ट ने पहले ही सुनवाई में ऐश्वर्या भाटी जी को निर्देश दिया था कि वे जो उच्च अधिकारी हैं उनसे इस मामले में याचियों के हितों पर विचार करने को कहें। तो अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई नहीं है और ना ही कोई बहुत ही डिटेल में चीज़ निकल कर सामने आ पाई है। एग्जैक्टली सरकार क्या करने वाली है इसके बारे में आपको जानकारी 10 फरवरी को ही पता चलेगा कि सरकार क्या चाहती है और किस प्रकार से इस भर्ती को आगे बढ़ाना चाहती है। बस यही जानकारी मिल रही है कि 10 फरवरी को सरकार जो है एक रिज्वाइंडर दाखिल करने जा रही है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि हाल ही में जारी कंटेम्प्ट ऑर्डर के बाद सभी की नज़रें सुप्रीम कोर्ट की अगली डेट पर टिकी हैं। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना वर्ले की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है, और ये भी संकेत मिल रहा है कि जो अभ्यर्थी 14,851 की लिस्ट में नहीं है तो उनके लिए कोर्ट ने दूसरे फेज़ में मौका देने के संकेत दिए हैं। स्पष्ट रूप से तो कोई नहीं जानता कि कितनी सीटें जो है भरी जाएंगी, क्योंकि एक जानकारी और भी मिल रही है कि जो 6,170 के आसपास सीटें बची हुई हैं वो सीटें भी रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए ही हैं। तो 6,000 पदों पर भर्ती से तो बात बनेगी नहीं। हाँ, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के जो प्राइमरी स्कूल हैं उसमें लगभग 75,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। तो अगर कोर्ट चाहे तो बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय कोर्ट बिल्कुल जो है सभी जो याची हैं उनको लाभ देने की दिशा में अग्रसर है। तो अभी दोस्तों जो अपडेट है वो यही है कि आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा 10 फरवरी तक, इसके बाद ही बाकी बातें क्लियर होंगी। और हाँ, अगर इस बीच कोई चीज़ निकल कर सामने आती है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित कर दूंगा कि क्या चीज़ें वर्तमान में चल रही हैं, बशर्ते कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आपकी एक दूसरी टेंशन भी दूर हो गई है। SIR को लेकर जो लोग परेशान थे कि उनके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो कि 18 साल की उम्र पार कर चुका है और उसका नाम वोटर लिस्ट में ऐड नहीं हो पा रहा है, या वो फॉर्म जमा करने से चूक गए, या फिर अगर SIR के लिए कोई अन्य तकनीकी दिक्कत आपके सामने थी और आप अपना फॉर्म या फिर आपत्ति दाखिल नहीं कर पाए, तो घबराइए मत। डेट जो है बढ़ चुकी है। अब 6 फरवरी से बढ़ाकर 6 मार्च तक की डेट SIR के लिए तय कर दी गई है। मैपिंग से जुड़े नोटिसों के निस्तारण की प्रक्रिया जो है 27 फरवरी से बढ़ाकर 27 मार्च तक कर दी गई है। फाइनल जो अंतिम मतदाता सूची आएगी ये 10 अप्रैल को आएगी। ठीक है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि फॉर्म 6 भरा जाता है नए जो वोटर हैं उनको ऐड करने के लिए। तो फॉर्म 6 के आवेदन लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं थे और वे लगातार आवेदन कर रहे हैं। 6 जनवरी से 6 फरवरी के बीच 16 लाख से ज़्यादा फॉर्म 6 आए। अभी तक कुल 37,80,414 फॉर्म आए हैं और लास्ट डेट में भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन किया है। तो डेट इसकी फिलहाल दोस्तों बढ़ चुकी है। और फॉर्म 7 को लेकर राजनीतिक दलों के आरोप किए गए खारिज, यानी कि नवदीप रेणवा कौन है, कौन जानता है? देखो, उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं नवदीप रेणवा। उन्होंने एक प्रेस वार्ता में बताया कि समाजवादी पार्टी द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि सभी अधिकारियों को इस मामले में सचेत किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से काटने के लिए फॉर्म 7 है, इसे भरने वाले को अपना वोटर कार्ड देना पड़ेगा और जिस व्यक्ति के विरुद्ध नाम काटने की आपत्ति है उसका कारण बताना होगा। बल्क में इस फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाता है। प्रदेश में 5.80 लाख BLO हैं, वो एक दिन में अधिकतम 10 फॉर्म दे सकते हैं। इसके साथ में उन्हें अंडरटेकिंग भी देना पड़ता है, मतलब
नाम काटना भी एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है यहाँ पर। तो लोक भवन में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने प्रेस वार्ता में सारी बातें बताई हैं। तो आपकी जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है, बाकी चीज़ें आप जानते ही आपको क्या करना है। डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी पर 25,000 रुपये तक का मुआवजा मिलेगा। रेपो रेट दोस्तों यथावत रखी गई है। तो साइबर धोखाधड़ी, वित्तीय उत्पादों, सेवाओं की गलत बिक्री और वसूली एजेंटों की मनमानी के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आम लोगों की सुरक्षा के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इसके तहत डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी के शिकार लोगों के नुकसान की भरपाई के लिए 25,000 रुपये तक का मुआवजा मिलेगा। मुआवजा उन ग्राहकों को भी मिलेगा जो अपनी OTP जालसाजों से साझा कर देते हैं, बशर्ते कि मतलब इसमें कोई इस प्रकार की नीयत ना हो कि आप जालसाजी खुद ही कर रहे हो, तो उसमें नहीं मिलेगा आपको। तो फिलहाल आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति यानी कि MPC की बैठक में रेपो दर यथावत रखने का निर्णय लिया गया। मल्होत्रा ने बताया कि नए फ्रेमवर्क के तहत छोटे मूल्य की धोखाधड़ी से प्रभावित ग्राहकों को कुल राशि का 85% तक और अधिकतम 25,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा, बशर्ते कि लेन देन दुर्भावनापूर्ण ना हो। तो चलो ये भी एक अच्छी बात है। और TRE-4 के बाद जो फिजिकल एजुकेशन और म्यूज़िक के टीचर हैं उनकी भी भर्ती बिहार में की जाएगी। आपको पता ही है कि TRE-4 के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है फरवरी के अंत में स्टार्ट हो जाएगी। इस बार 44,000 सीटें हैं, जिसमें 25,000 सीटें TGT और PGT में हैं। बाकी जो सीटें हैं लगभग 19,000 के आसपास, ये सीटें कक्षा 1 से 8 तक के लिए हैं। और इस पर फ़िलहाल अब प्रक्रिया जो है जल्दी शुरू होने वाली है, क्योंकि लगभग सारे रिकॉर्ड जो हैं प्राप्त हो चुके हैं। और जो यहाँ पर होता है ना कि जाति के लिए जो आरक्षण वगैरह होता है, रोस्टर वगैरह, वो सब भी क्लियर हो चुका है। तो अब TRE-4 के बाद फिजिकल एजुकेशन और म्यूजिक वाले जो टीचर हैं वो भी तैयार रहें। दोस्तों अगली खबर है कि रेल यात्रियों को किराए में रुपये 60,000 करोड़ की सब्सिडी बैठो। खबर बहुत ही चौंकाने वाली लगती है और ये भी लगता है कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। ये सब्सिडी आपको प्राप्त हो चुकी है। मतलब यहाँ पर जो हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, वो कह रहे हैं कि रेल यात्री किराया मद में रेलवे को सालाना 60,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है, क्योंकि किराए में 45% की छूट दी जा रही है। तो आप सोच लो कि अगर ये 45% और ऐड हो जाएं तो आपका जो 100 रुपये का किराया है वो 145 रुपये हो जाएगा। इसी हिसाब से अब आप जोड़ लो कि आपको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। और साथ ही साथ रेलवे आम जनता को पड़ोसी देशों से कम किराए में वंदे भारत, अमृत भारत जैसी सुविधाजनक ट्रेनें और अन्य सुविधाएं मुहैया करा रही है। भाजपा नेता डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से पूछा कि क्या वरिष्ठ नागरिकों को किराए में रियायत खत्म करने से रेलवे को परिचालन में बचत हो रही है? क्या वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट जो है बहाल करने पर विचार किया जा रहा है? तो इसका कोई भी उत्तर रेल मंत्री ने नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको किराए में जो छूट मिलती थी, फिलहाल तो वो छूट उन्हें अब नहीं मिलेगी और सभी को एक समान किराया के अंतर्गत लाया गया है। तो ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। और दोस्तों एक बात और भी कि आजकल ना बच्चे जो हैं वो लगातार जो है देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। आपके घर में भी कोई बच्चा ज़रूर होगा जो लगातार टीवी और मोबाइल देख रहा होगा। 2-3 केसेस तो मैंने इस प्रकार से भी देखे हैं ना कि मतलब अगर उनसे आप मोबाइल ले लो तो वो मतलब जैसे विचित्र की तरह व्यवहार करने लगते हैं बच्चे। खैर ये खबरें लगातार आ रही हैं। आपको पता ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले गाज़ियाबाद से खबर आई थी और कोरियन ड्रामा के चक्कर में 3 बहनों ने जो है वो छत से कूद गई, अपनी जान दे दी। और इसी प्रकार की खबर और भी आ रही है कि टीवी देखने से रोकने पर 5वीं की छात्र ने। तो यहाँ पर ना अभिभावकों को भी सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को घुमाने टहलाने ले जाएं और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल खुद भी कम करें। घरों में किताबों का माहौल बनाएं और एक तरीके से प्रयास करें कि बच्चे अगर बाहर खेलने जाते हैं तो उनको बाहर ही खेलने दें, क्योंकि इस तरीके से ना मतलब और कोई एक हैबिट उनमें डेवलप करें। जैसे कि अगर कोई चेस खेलता है, क्रिकेट खेलता है तो उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, साइकिलिंग करता है, कोई खेल हो। और इस प्रकार से तो बहुत ही आगे चल के मुश्किल होने वाली है। मतलब लगभग हर तीसरे घर में एक बच्चा है जो कि मोबाइल फ़ोन का एडिक्ट है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और एक बात और को बताना चाहेंगे कि 72,825 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या अब से याची बना जा सकता है। तो देखो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप पुरानी याचिका में थे, 2017 तक आप याची थे और जो कंटेंट फाइल दाखिल हुई है अगर उसमें आप याची नहीं हैं तो मेरी आपको यही सलाह है कि आप याची बन जाइए। देखो किस्मत को कोई नहीं जानता
और ये जो भर्ती थी एक तरीके से मृत प्राय हो गई थी 2017 में ही, लेकिन ये फिर से पुनर्जीवित हो गई और इस समय ऑन फायर है। आपको पता ही है कि जो भी लोग 14,851 की लिस्ट में हैं उनको लग रहा है कि उनको जॉब मिल गई है। तो फिलहाल तो मेरा आपसे यही कहना है कि अगर 72,825 की शिक्षक भर्ती में आप पुराने याची थे और नए याची कंटेंट में आप नहीं हैं तो जुड़ जाइए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। कैसे जुड़ें? तो आप उसी टीम से संपर्क करें जिस टीम में आप थे, या फिर अगर आप चाहें तो नई टीम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका नाम फाइल में हो, सुप्रीम कोर्ट तक आपका नाम पहुंचे। ऐसा ना हो कि आप पैसे भी दें जुड़ने के लिए और मतलब वही हो जाए। तो देखो, मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि कोई कमेंट नहीं करेगा कि सर आप बताइए, क्योंकि मेरे संपर्क में कोई इस प्रकार से नहीं है। मैं जानता बहुत सारे लोगों को हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगा किसी को और ना ही कहूँगा कि आप इनसे जुड़िए। मैं यही आपको सलाह दूंगा कि आप उनसे जाकर जुड़िए, उनसे संपर्क करिए जो आपके संपर्क में हैं, जो जिस पर आप भरोसा करते हैं या जिनके थ्रू आप पिछली बार याची बने थे। तो हो सकता है मे बी आपको फ़ायदा मिल सकता है। थैंक यू। लाइक और शेयर करिएगा। जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जीएस के लिए, वो लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, उनको सारा ऑप्शन मिल जाएगा। धन्यवाद।